हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। आज यार अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क हम दो तरीके से करेंगे। एक तो सॉलिड एंगल के फॉर्मूले से, जो कि बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को। और दूसरा अपना बिल्कुल जो इंटीग्रेशन वाला फंडामेंटल मेथड है, E.D है। तो सॉलिड एंगल वाला मेथड एक तरीके से गॉस लॉ वाला मेथड है कि जो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज्ड 3D ज्योमेट्री के अंदर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कितने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा। दूसरा सेकंड मेथड होता है ना, वो सेकंड मेथड प्रॉपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है E.D है, जो किसी भी डी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स E.D होता है, उसका इंटीग्रेट करके टोटल एरिया में डिस्क के एरिया टोटल एरिया से कितनी E.D का जो कैलकुलेशन आएगा, वो उसमें इंटीग्रेशन लगेगा थोड़ा सा, उसके थ्रू भी हम इसको करेंगे। तो दोनों मेथड से हम इसको सीखेंगे, ठीक है ना। और अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें दोनों मेथड आने जरूरी हैं, ठीक है। पहला मेथड तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान करेगा, तुम्हें जल्दी करने में हेल्प करेगा। दूसरा मेथड तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि तुम्हें डिफिकल्ट सिनेरियोज यानी इंटीग्रेशन वाले एलिमेंट्स वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे एलिमेंट लेकर कहाँ पर कैसे इंटीग्रेशन किया जा सकता है, उसमें तुम्हें अच्छा बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल है कि डिस्क है तुम्हारे पास जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर से डिस्टेंस x पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है। उसका जो हाफ एंगल है सॉलिड एंगल का, वो थीटा नॉट है। तो ये कौन बन गया है ना, ये कौन बन गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो काउंटिंग होती है, एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ, ये मेजरमेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, पासिंग या फिर बोले क्रॉसिंग, पैरेलल जो ट्रैवल करके चली जाएंगी किसी, ये कोई एरिया, अगर ये डिस्क का एरिया, इसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर चली गई तो उसने इसको क्रॉस नहीं करा तो वो फ्लक्स में काउंट नहीं होगी। कोई फील्ड लाइन अगर वो चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, है ना, किसी भी तरीके से अगर वो फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर दे रही है एक तरीके, एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, वो लाइन इसके लिए फ्लक्स में कंसिडर करी जाएगी, ठीक है ना। तो मेजरमेंट कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एक तरीके से इसको क्रॉस कर रही है, उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है, कि टोटल इतनी फील्ड है। अगर मैं बोलूँ कि मान लो इसका फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स का 1/4 है किसी तरीके से, तो अगर ये 4 लाइनें बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पॉइंट पार्टिकल, तो इसके अंदर से एक लाइन गुजरेगी, उसका मेजर मतलब उसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो यार ढंग से समझते हैं ना। पहला मेथड तो सिंपल है, सॉलिड एंगल का मेथड, कि कोई भी पॉइंट चार्ज है तो अगर वो स्फेरिकल सिमेट्री देखूं कि इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्फेरिकल रीजन बनेगा, उस स्फेरिकल रीजन में अगर उसमें गॉसियन सरफेस बनाओ तो स्फेयर, तो उस स्फेयर के अंदर पूरा एनक्लोज चार्ज होगा, तो टोटल फ्लक्स उसमें से कितना जाएगा, वो टोटल फ्लक्स जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट ये वाला जो सॉलिड कौन है, ये कौन बनेगा, डिस्क उसका बेस बनेगा और इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, तो ये कौन बनेगा, इस कौन का ये जो सॉलिड एंगल, जैसे आइसक्रीम का कौन होता है उस तरीके से उस कौन का ये जो 3D में जो एंगल बनता है, किसी एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में जो एंगल होता है वो तो ये लीनियर एंगल बनता है, लेकिन 3D ज्योमेट्री का जो एंगल बनता है वो एंगल बनेगा तुम्हारा, यानी कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्ड सरफेस बाउंड्री होगी इसकी, उसके बीच का ये जो एंगल बनेगा 3D वाला, उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये सॉलिड एंगल कितना होगा, तो अगर इस कोण का आधा एंगल थीटा नोट होता है, मान लो आधा एंगल इसका थीटा नोट है, तो जो पूरा पूरा का पूरा सॉलिड एंगल इस कोण का बनेगा, इस कोण का सॉलिड एंगल 2π1 माइनस कोस थीटा नोट बनता है ना। अगर ये एंगल थीटा नोट है तो 2π1 माइनस कोस थीटा नोट इसका सॉलिड एंगल बनता है। और कोस थीटा नोट यहाँ से लिखा जा सकता है, अगर ये रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है, तो कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस यानी कि x अपॉन में हाइपोटेनस बनेगा, ये डिस्टेंस क्या बनेगी, r² प्लस x² का स्क्वायर रूट, ये कोस थीटा नोट बन जाएगा। अब किसी भी ज्योमेट्री में जैसे लीनियर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 2π होती है सर्कल के लिए, वैसे ही 3D ज्योमेट्री में जो स्फेयर होता है, उस स्फेयर में जो सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4π होती है। तो टोटल सॉलिड एंगल जो है वो 4π है, और उस 4π के अंदर चारों तरफ जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो टोटल फील्ड लाइंस उस स्फेयर को क्रॉस करेंगी, यानी कि टोटल फ्लक्स इस स्फेयर के लिए लिखा जा सकता है, और वो गॉस लॉ से हम लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो टोटल फ्लक्स इन कंप्लीट सॉलिड एंगल 4π जो चारों तरफ से बनेगा, इसका कंप्लीट सॉलिड एंगल एक स्फेयर बनाएगा, उसके लिए 4π सॉलिड एंगल जो कंप्लीट मैक्सिमम सॉलिड एंगल हो सकता है, उसके लिए फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि उस स्फेयर के अंदर पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज्ड होगा, और क्यू यानी कि चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए टोटल फ्लक्स बनेगा। अब पूरे स्फेयर के टोटल 4π सॉलिड एंगल में अगर इतना फ्लक्स जा रहा है तो यूनिटरी मेथड से लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक निकलेंगी चारों तरफ, जितनी भी निकलेंगी सभी इक्वल एंगल पर, या फिर बोलूँ जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी पूरे 3D ज्योमेट्री में। तो 4π सॉलिड एंगल में इतना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा फ्लक्स पास हो रहा है, तो इतने सॉलिड एंगल में ये ओम लिख देते हैं इसको, इस ओम सॉलिड एंगल के अंदर से कितना फ्लक्स जाएगा यूनिटरी मेथड से निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि हर यूनिट सॉलिड एंगल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल होंगी, क्योंकि सिमेट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकल रही हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। तो द फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल ऑफ डिस्क
सॉलिड एंगल ओम, इतने जो जितना भी डिस्क का सॉलिड एंगल ओम से लिख रहे हैं हम, उसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई, है ना, टोटल सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या बन गया, यूनिट सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स आएगा इनटू हमारा ये जो सॉलिड एंगल है डिस्क का सॉलिड एंगल ओम, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा तुम्हारा, इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकल के आ जाएगा। तो क्यू अपॉन में टोटल फ्लक्स, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये सॉलिड एंगल की वैल्यू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा नॉट अपॉन में 4 पाई, तो टोटल सॉलिड एंगल, तो 4 पाई से 2 पाई गया तो नीचे 2 बच गया, और ये क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा नॉट। सिंपल सा है, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है सॉलिड एंगल वाली तो बहुत आसान प्रॉब्लम बन जाती है। सेकेंड मेथड मैंने बताया था कि हम प्रॉपर इंटीग्रेशन से करेंगे ना, फंडामेंटल मेथड जो है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वाला मेथड जो होता है, फ्लक्स की जो डेफिनेशन तुम्हें दी जाती है नीचे कि फ्लक्स होता क्या है, ई डॉट डी ए, किसी भी डी एरिया से छोटे एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रही है तो उसका फ्लक्स ई डॉट डी ए होता है, या फिर ई डी ए कोस थीटा ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो डिस्क है उस डिस्क से अगर मैं पॉइंट चार्ज, क्योंकि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस देखूंगा तो वो अलग अलग है, रेडियली आउटवर्ड जाऊंगा तो सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस जो आएगी वो अलग अलग आएगी, यानी कि ये जो सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर इधर जाऊँ, यानी कि इस स्मॉल आर का कोई सर्कल बनाऊंगा तो उसके सर्कमफेरेंस पर आने वाले सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इस कॉर्नर से सेम रहेगी, इस पॉइंट चार्ज जो वर्टेक्स बनेगा इस कोन का वहाँ से सेम रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रेडियली सिमेट्री होगी इस डिस्क के अंदर, है ना, रेडियली सिमेट्री होगी इस डिस्क के अंदर कि डिस्टेंस सेंटर से इधर डिस्टेंस आर पर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ, वो उस पॉइंट की इस वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम आने वाली है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई ई डॉट डी ए करूँगा तो पहली बात तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है हर पॉइंट पर, साथ ही साथ ये जो डिस्क होगी इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर है वो तो उसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर तो सरफेस एरिया के, क्योंकि प्लेन सरफेस एरिया हो तो उसके परपेंडिकुलर, इधर की तरफ मानो चाहे इधर की तरफ मानो, कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पर तो एरिया वेक्टर इधर मानो तो फील्ड भी इधर ही होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस पॉइंट पर देखूंगा जैसे तो एरिया वेक्टर तो इधर होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग इस तरफ होगी, तो और ऊपर देखूंगा तो एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा या फिर नीचे आऊंगा चाहे इधर की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो एरिया वेक्टर के साथ में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और थीटा दोनों ही वेरिएबल हैं तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मैं सीधा ई डॉट ए यानी कि टोटल किसी भी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया सीधे नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग है इसके एरिया में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं, क्योंकि रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर, तो मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर के आर रेडियस की एक रिंग मान लूँगा और उसकी डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप बना लूँगा, आर रेडियस पर जाकर के डी आर थिकनेस की एक रिंग मान ली, और उस रिंग के अंदर वो जो स्ट्रिप बनेगी उस स्ट्रिप का एरिया में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि उसकी लेंथ 2 पाई आर होगी और उसकी विड्थ डी आर है तो उसका एरिया 2 पाई आर डी आर बनेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इस रिंग का हर एक पॉइंट, इस रिंग का हर एक पॉइंट इस वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर होगा, और वो डिस्टेंस अगर मैं एल बोलूँ तो वो एल कितना बन जाएगा, एल बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी डिस्टेंस पर बोल सकता हूँ मैं। तो इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मैग्नीट्यूड ई मानूँ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई एल स्क्वायर, ई डॉट डी ए में ई डी ए कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई एल स्क्वायर लिख दिया, एरिया की वैल्यू कितनी होगी, एरिया की वैल्यू इस स्ट्रिप का एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, ये इसका एरिया है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, इस पॉइंट पर देख लो, एरिया वेक्टर तो डिस्क के परपेंडिकुलर, डिस्क का सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसा कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इसके सेंटर को और चार्ज को ज्वाइन करने वाली एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है, और इस एक्सिस के साथ में ये जो डिस्क हमने लिया है उसका एंगल जो बन रहा है, ये जो रिंग हमने मानी उसका एंगल अगर थीटा बन रहा है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड और इस हॉरिजॉन्टल यानी डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच का एंगल अगर तुम यहाँ से देखना चाहो, डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल वही एंगल होगा जो ये वाला एंगल है, तो ये थीटा एंगल जहाँ पर तुमने एलिमेंट लिया था रिंग एलिमेंट उतना ही एंगल थीटा इनके बीच का बनेगा, तो एरिया 2 पाई आर डी आर इंटू कोस थीटा ये डी फाई बन जाएगा। अब क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एल स्क्वायर और 2 पाई इंटू स्मॉल आर डी आर कोस थीटा। ठीक है, अब ये जो डी फाई बनेगा 2 पाई से कट कैंसिल आउट कर दूंगा 4 पाई को, तो नीचे 2 बन जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जैसा बन रहा है कुछ, साथ में वेरिएबल्स क्या क्या है, आर कोस थीटा डी आर और एल तीनों वेरिएबल हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आर बढ़ेगा वैसे वैसे एल भी बढ़ेगा और थीटा भी बढ़ेगा, तो तीनों वेरिएबल हैं, हमें किसी एक वेरिएबल में जाना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं इस रेडियस के वेरिएबल में जाता हूँ तो मुझे जीरो से कैपिटल आर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थीटा में जाता हूँ तो जीरो से ये जो भी मैक्सिमम एंगल थीटा नोट जैसे नीचे दिखा रखा है उस थीटा नोट में मुझे इंटीग्रेट, जीरो से थीटा नोट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्स जो है ये एक्स कांस्टेंट है, ठीक है,
एक्स कांस्टेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं, क्योंकि फॉर्मूला थीटा के उसमें एंगल में, थीटा एंगल के फॉर्मेट में रखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला भी उसी तरीके का बन रहा था। तो जो सॉलिड एंगल में फॉर्मूला बन रहा था, इसी को अगर हमें ड्राइव करना है तो हम एंगल के अंदर ही इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। या फिर तुम रेडियस के फॉर्मेट में भी तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स और आर के फॉर्मेट में। एक्स कांस्टेंट रहेगा जिसमें आर वेरिएबल रहेगा, उसमें भी वही बनेगा। जो कोस थीटा की वैल्यू है वो एक्स और आर के टर्म्स में आ जाएगी। कितनी बन जाएगी कोस थीटा की वैल्यू? कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी इस कोस थीटा नोट की वैल्यू एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो बन के आ जाएगा, उसको हम वापस से कोस थीटा रख सकते हैं। बट हम पहले से ही थीटा के अंदर ही चल लेते हैं। तो हमें आर को और इस एल को और इस डी आर को हमें थीटा और डी थीटा में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब क्या करें भाई, हम इस आर को देखते हैं थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक्स कांस्टेंट है तो हम एक्स को कोस थीटा टेन थीटा जिसमें भी आएंगे उस एक्स को एक बेस मान लेते हैं, उसके हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। तो आर को हम डिफाइन कर लेते हैं, टेन थीटा को आर बाई एक्स लिखा जा सकता है। टेन थीटा को आर बाई एक्स लिखा जा सकता है, तो आर को एक्स टेन थीटा लिखा जा सकता है। आर इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी आर आ जाएगा। एक्स तो कांस्टेंट था तो एक्स को कांस्टेंट रखा, इनटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम ये भी कर सकते हैं, एल को रिप्लेस करेंगे। एल को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो, हम एक्स के उसमें रख सकते हैं कि जो कोस थीटा होगा, एल का कोस थीटा वो एक्स के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक्स का कोस थीटा वो एल के बराबर होगा। कहाँ पे, यहाँ पर नहीं है, चलो कोई नहीं, लास्ट में रिप्लेस कर लेंगे। जैसे कैलकुलेशन यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते थे, एक्स कोस एल कोस थीटा को एक्स के बराबर लिख देते और फिर एल की वैल्यू एक्स अपॉन में कोस थीटा आ जाती। या फिर बाद में हम एक्स बाई एल को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एक्स बाई एल कोस थीटा के बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल से, तो हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो हमने क्या करा है कि डी आर की वैल्यू निकाल ली और आर की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर आर रख देंगे और डी आर रख देंगे, ठीक है। एल और आर में रिलेशन क्या बन जाएगा, एल और आर में रिलेशन चाहिए तो साइन थीटा एल आर अपॉन में एल बनेगा, तो आर एल साइन थीटा, एल कोस थीटा एक्स बनेगा तो एल साइन थीटा आर बनेगा। इसको डिफरेंशिएट करके डी आर निकाला जा सकता है। डी आर जो निकलेगा वो क्या बन जाएगा, डी आर निकलेगा तुम्हारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल इंटू साइन थीटा डी थीटा प्लस, क्योंकि एल और साइन थीटा दोनों ही वेरिएबल हैं। इस इंस्टेंट पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं एल लेंथ पर अगर सर्कुलर आर्क बनना चाहूँगा तो डी एल तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आ सकता है। बट यहाँ से डी आर और यहाँ से डी आर जो आएगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि एल वेरिएबल है। यहाँ पर हमने एल को कांस्टेंट मान लिया कि भाई ये तो एल तो ऐसे ही, इस एल के आर्क में ही हम इसको सर्कुलर आर्क मान लेंगे। ये दूसरा तरीका हो सकता था निकालने का, बट मैंने दिखा दिया कि अगर तुम ये मानो कि भाई इस एल को मान करके आर्क मानने पर डी एल तो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा और फिर वहाँ से मैं डी आर निकाल लूँ, तो यहाँ से ये डी आर आएगा। इसलिए रेड बॉक्स में बंद कर रखा है, ये वाला डी आर और ये वाला डी आर अलग अलग होंगे। यहाँ से जो डी आर आएगा उसमें एल और थीटा क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, तो डी आर बन जाएगा एल डी एल साइन थीटा प्लस एल इंटू साइन का डिफरेंस कोस थीटा डी थीटा, इस तरीके का बनेगा। तो इससे बचे हैं ना, इसके अंदर हमने एल का वेरिएशन लिया ही नहीं, एल को कांस्टेंट मान लिया, जबकि एल हाइट के आर के साथ ऊपर जाने पर एल भी वेरिएबल होगा। तो इस तरीके से ना करें, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस हैं, इसी से कर लें, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि जो आर है उसको तो रिप्लेस कर दिया हमने एक्स टेन थीटा से, आर को तो एक्स टेन थीटा से, कोस थीटा ऐसे कैसे रहा, डी आर को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा को सेक स्क्वायर थीटा का एक सेक थीटा वन बाई कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके एक पावर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा की चली गई। यहाँ पर बन गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया अपॉन में एल स्क्वायर। अब x अपॉन में l क्या कि कोस थीटा है, यहाँ से देख सकते हो x अपॉन में l बेस अपॉन में हाइपोटेनस, वो कोस थीटा बनेगा। तो इसको कोस x बाई एल का स्क्वायर है तो ये कोस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये q बाई टू एप्सिलॉन नोट तो ऐसे कैसे, और ये कोस थीटा का स्क्वायर, और ये टेन थीटा को लिख दिया साइन बाई कोस, और सेक को फिर से वन बाई कोस लिख दिया। कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और डी फाई की वैल्यू जो फ्लक्स बनेगा उस छोटे से इस स्ट्रिप के अंदर, ये जो रिंग वाली स्ट्रिप बनी इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो क्यू अपॉन में टू एप्सिलॉन नोट साइन थीटा डी थीटा बन गया। अब सिंपली थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अब तुम बोलोगे कि थीटा की वैल्यू तो माइनस थीटा नोट से प्लस थीटा नोट जाना चाहिए। हमें जो एलिमेंट लिया है उसके हिसाब से पूरी डिस्क कंप्लीट होनी चाहिए, वो एंगल रखना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू जीरो पर ये पॉइंट एलिमेंट आएगा, थीटा की वैल्यू छोटी सी भी अगर मैं लूंगा तो ये एक रिंग आ जाएगी, उस रिंग में ऊपर का और नीचे का पूरा हिस्सा कवर हो रहा है डिस्क का। और एंगल बढ़ाऊंगा तो ये, और एंगल बढ़ाऊंगा तो ऐसी डिस्क। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ एंगल थीटा जीरो से थीटा नोट में, तो जीरो से थीटा नोट में पूरी कंप्लीट डिस्क मान रहा हूँ, तो एक तरफ जाने से ही पूरी डिस्क कंप्लीट होती जा रही है। नीचे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो कंप्लीट कंसिडर हो रहा है रिंग एलिमेंट के अंदर। समझ में आ रही बात? इसलिए मुझे सिर्फ एक तरफ चलने की जरूरत है, नीचे वाला एरिया उसी के साथ में, क्योंकि चारों तरफ का एरिया, थ्री डी ज्योमेट्री है, चारों तरफ का एरिया उससे इंक्लूड हो जा रहा है, सर्कुलर स्ट्रिप्स मान रहे हैं हम। तो हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो से थीटा नोट के अंदर एक तरफ के एंगल के लिए।
तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे कि ऐसे, साइन का डिफरेंस माइनस का कोस थीटा, और ये 0 से थीटा नॉट इसकी लिमिट लगा देंगे। अपर लिमिट थीटा नॉट रखेंगे माइनस का कोस थीटा नॉट, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। एक तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो वो माइनस और एक ये वाला माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और कोस 0 1 बन जाएगा। तो प्लस में तो 1 आएगा और माइनस कोस थीटा नोट, तो ये 1 माइनस कोस थीटा नोट लिखा जा सकता है इसको। तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट 1 माइनस कोस थीटा नोट। क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट कोस थीटा नोट को एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से फ्लक्स निकाला जा सकता है, सॉलिड एंगल के तरीके से भी निकाल सकते हो। और सॉलिड एंगल किस तरीके से निकाला जाए, सॉलिड एंगल का ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर सॉलिड एंगल के अंदर इसका डेरिवेशन करवा रखा है कि डिस्क का सॉलिड एंगल किस तरीके से आता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस लेक्चर की, वहाँ पे जाकर के तुम उसको देख सकते हो कि किस तरीके से सॉलिड एंगल कैलकुलेट किया जाता है। या फिर इस इंटीग्रेशन के मेथड से करोगे तो ये फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड एंगल की क्या डेफिनेशन है, कैसे डिफाइंड है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल स्फीयर का कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने उस लेक्चर में डिफाइन कर रखी है। तो सॉलिड एंगल का वो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, तो भाई डिस्क के लिए तो इतना ही है, बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, है ना। हेमिस्फेयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक तुम्हें मिल जाएगी। इन फ्यूचर जब तुम देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर का भी डेरिवेशन का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। अभी के लिए होमवर्क ये है तुम्हारा, उस वीडियो को देखने से पहले अगर मैं डिस्क के बजाय एक हेमिस्फेयर लेता रेडियस आर का, उसके सेंटर पर चार्ज क्यों रखता, तब इस हेमिस्फेयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। ये खैर आसान है, तुम इसका आंसर दे सकते हो, इसका आंसर तुम कमेंट में बताना, है ना। आसान आंसर है, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना जब भी तुम इस वीडियो को देखो। साथ ही साथ ट्विस्ट इतना सा है कि इस बार सेंटर पर ना रख के मैं इस हेमिस्फेयर के एक्सिस, जो सिमेट्रिक एक्सिस होगा, उस एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर ये चार्ज क्यों रखता हूँ। समझ में आ रही बात है, जैसे डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर चार्ज रखा था, वैसे हेमिस्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर बाहर की तरफ मैंने ये चार्ज क्यों रखा है। ठीक है, और ये वही कैपिटल आर के फॉर्मेट में, और ये थीटा नोट, है ना, या तो एक्स और आर के फॉर्मेट में या थीटा नोट के फॉर्मेट में। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा थीटा नोट के फॉर्मेट में। इसका फ्लक्स बताना है तुम्हें कितना होगा, कि इस हेमिस्फेरिकल कैप के थ्रू इस पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स, इस पॉइंट चार्ज से निकलने वाला कितना फ्लक्स इस स्फेरिकल कैप से पास होगा। ठीक है, अगर तुम्हें डिस्क का समझ में आया है और फ्लक्स की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग बताई, अगर वो तुम्हें समझ में आती है तो तुम इसका भी आंसर तुरंत बता सकते हो। अगर इसका हो पाता है तो आंसर कमेंट में इसका भी बताना, इसका जरूर बताना। साथ ही साथ अगर नहीं समझ में आ रहा कि इसका किस तरीके से होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका डेरिवेशन हम करेंगे, वहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि क्यों आंसर डिस्क के सिमिलर बन रहा है, और किस तरीके से हम इसका फ्लक्स इंटीग्रेशन से और बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्ट हम निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।